गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक तात्क्षणिक वेग के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन ने यहाँ पर अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया वेग के जो तीन प्रकार होते हैं उन पे अपन ने चर्चा की थी कि अभिक्रिया वेग तीन प्रकार से ज्ञात किया जाता है, एक औसत वेग के रूप में, एक तात्क्षणिक वेग के रूप में और एक प्रारंभिक वेग के रूप में। तो यहाँ पर अपन ने पहले औसत वेग के रूप में पढ़ चुके थे। अब अपन अगला जो वेग है वो है हमारा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग को पढ़ेंगे। तात्क्षणिक वेग जो है ये सामान्यतः औसत वेग की सहायता से ही ज्ञात करते हैं अपन इसको। तो इसकी जो डेफिनेशन है अपन दे सकते हैं कि किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग है वो उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। सुनिए दोबारा, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग है वही उसका तात्क्षणिक वेग माना जाता है या वही उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो औसत वेग जो है, औसत वेग का जो समय अंतराल जो होता है डेल्टा टी, इसको शून्य की ओर ले जाते हैं और एक निश्चित क्षण पर सांद्रता का सीमांत मान ज्ञात करते हैं। यदि उस दौरान अपन सांद्रता को अभिकारक उत्पाद की जो सांद्रता होती है उसको डेल्टा सी से व्यक्त करें और समय अंतराल को डेल्टा टी से व्यक्त करते हैं तो हम औसत वेग लेते हैं। औसत वेग बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यदि उस वेग को अपन अवकलन के रूप में लिखें, किसके रूप में लिखें? अवकलन के रूप में। तो अवकलन के रूप में जब लिखते हैं तो उसे तात्क्षणिक वेग के रूप में लिख सकते हैं। तो तात्क्षणिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं। या फिर उसे तात्क्षणिक वेग के रूप में लिखेंगे तो तात्क्षणिक वेग बराबर प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी लिखते हैं। यहाँ पर जो डी सी है वो सामान्यतः अनंत सूक्ष्म समय अंतराल होता है और उस अनंत सूक्ष्म समय अंतराल पर अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अपन डीसी के रूप में लिखते हैं, जो अनंत सूक्ष्म सांद्रता में परिवर्तन माना जाता है। तो देखिए हम इसे नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग, अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग है उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग को औसत वेग के समय अंतराल, औसत वेग के समय अंतराल डेल्टा टी को शून्य की ओर ले जाकर सांद्रता का सीमांत मान ज्ञात करते हैं। सांद्रता का सीमांत मान क्या करते हैं? हम ज्ञात करते हैं। ठीक है। यदि अभिकारक या उत्पाद की
सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी वह समय में परिवर्तन डेल्टा टी है, तो औसत वेग लिखते हैं अपन प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी के। ठीक है, अवकलन के रूप में यदि इसे लिखा जाता है, अवकलन के रूप में जब इसे अपन लिखते हैं तो वो कहलाता है इसका तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इसके रूप में अपन तात्क्षणिक वेग को लिख देते हैं, या फिर तात्क्षणिक वेग बराबर प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी के रूप में लिखा जाता है। यहां पर जो डीसी है, यहां पर डीसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय अंतराल में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है। जबकि जो dt है ये समय में होने वाला अनंत सूक्ष्म समय परिवर्तन, अनंत सूक्ष्म समय में होने वाला परिवर्तन। तो बात देखिए, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग है उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है, और तात्क्षणिक वेग को औसत वेग के समय अंतराल में टी को शून्य की ओर ले जाकर सांद्रता का सीमांत मान ज्ञात करते हैं। यदि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी में समय में परिवर्तन डेल्टा टी है, तो औसत वेग अपन लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी के रूप में, और इसका अवकलन जो रूप होता है वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है, जिसे अपन लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और यदि तात्क्षणिक वेग ही लिखना है हमें पर्टिकुलर, तो उसे लिखेंगे हम तात्क्षणिक वेग बराबर प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी के रूप में। ठीक है, अब देखो ये तात्क्षणिक जो वेग होता है वो औसत वेग ज्ञात करने के लिए जब हम समय और सांद्रता के मध्य आलेख खींचते हैं तो उस आलेख पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। उस स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो कहलाता है सामान्य तात्क्षणिक वेग। देखिए उसे किस प्रकार लिखेंगे हम, तात्क्षणिक
वेग को ज्ञात करने के लिए औसत वेग के समय व सांद्रता के मध्य खींचे गए आलेख पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस स्पर्श रेखा का ढाल अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता। जैसे देखो, ये है हमारे पास समय और सांद्रता के मध्य आना। इधर हम समय ले लेते हैं और इधर लेते हैं अपन सांद्रता। और जब अपन ने आलेख खींचा था तो वो आलेख हमारे पास इस रूप में प्राप्त हुआ था। तो ये जो कर्व है, इस कर्व पर यदि अपन यहाँ पर समय और सांद्रता लेते हैं, औसत वेग यदि अपन ज्ञात करते हैं, तो इधर तो ले लेंगे अपन यहाँ पर r1 और इधर ले लेते हैं अपन r2। यहाँ पर जो समय लेते हैं वो हो जाएगा हमारे पास t1 और इधर हो जाएगा हमारे पास t2। तो जो औसत वेग है यानी RAV जो अपन लिखते हैं वो सामान्य प्लस माइनस सांद्रता का अंतर अभिकारक के संदर्भ में जब सांद्रता का अंतर लिखेंगे तो माइनस R2 माइनस R1 यानी R1 माइनस R। प्रारंभ में सांद्रता क्या रहेगी हमारे पास, ज्यादा रहेगी, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन R1 माइनस R अपॉन, या फिर अपन देखो इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। अभिकारक के संदर्भ में यदि हमें अंतर ही लिखना है तो यहाँ पर लिख देंगे R की कंसंट्रेशन में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन डेल्टा टी के लिए। ठीक है। और अब यदि अपन को यहाँ पर ज्ञात करना है क्या है, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है। तो तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ये जो हमारा जो वक्र है, वक्र पे जो एक कर्व आता है, इस कर्व पर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। और इस स्पर्श रेखा का जो ढाल है, जैसे कि यहाँ पर इधर मिली और एक इधर मिली, तो ये हमारे पास सूक्ष्म समय अंतराल हो जाएगा। इस समय अंतराल पर जो हमारे पास मैटर आता है सांद्रता का और समय का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन लिख सकते हैं तात्क्षणिक वेग। यहाँ पर जो तात्क्षणिक वेग के रूप में जो हमारे पास सांद्रता का जो उत्तर आता है वो तो रहता है क्या, डीसी के रूप में। और जो समय अंतराल जो आता है हमारे पास वो आता है डीटी के रूप में। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी। यानी समय और सांद्रता के मध्य खींचे गए आलेख पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, और इस स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो ढाल भी कहलाता है तात्क्षणिक वेग
अभिक्रिया का। ठीक है, तो यहाँ पर इस औसत वेग ज्ञात करने के लिए ये सूत्र बनता है इस रूप में, और यहाँ पर जो हमारे पास तात्क्षणिक वेग है उससे हम स्पर्शरेखा खींचकर यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, यदि हमारे पास कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है, मान लो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया है, और उस सामान्य रासायनिक अभिक्रिया का हमें तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है, तो तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए उस अभिक्रिया की रस समीकरण नीति लिखी जाती है। एक सामान्य अभिक्रिया, एक सामान्य अभिक्रिया अपन लेते हैं N1A प्लस N2B N1C प्लस N2D। इस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग स्टोइकियोमेट्री लिखनी है, हमें यहाँ पर लिखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण माइनस 1/N1 डी ए की कंसंट्रेशन अपॉन dt बराबर माइनस 1/N2 डी बी की कंसंट्रेशन अपॉन dt बराबर 1/M1 डी सी की कंसंट्रेशन अपॉन dt बराबर 1/M2 डी बी की कंसंट्रेशन अपॉन dt। ये उत्पाद से संबंधित है इसलिए प्लस के रूप में है, ये अभिकारक से संबंधित है इसलिए अपन ने यहाँ पर माइनस लगाया। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण के द्वारा अपन यहाँ पर तात्क्षणिक वेग को दर्शा सकते हैं, तात्क्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक दूसरा अपन यहाँ पर लिखते हैं, एक सामान्य अभिक्रिया, एक सामान्य अभिक्रिया x प्लस y इक्वल टू 2z में x के विलुप्त होने की दर, x के विलुप्त होने की दर 10 की पावर -3 मोल मीटर इनवर्स समय इनवर्स है, समय इनवर्स है। तो y के विलुप्त होने की दर b में लिखते हैं, z के बनने की दर कितनी होगी, कितनी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पहले इस अभिक्रिया की रस समीकरण लिखनी है। तो रस समीकरण लिखते हैं, देखो x की कंसंट्रेशन अपॉन dt माइनस बराबर माइनस dy की कंसंट्रेशन अपॉन dt बराबर 1/2 d z की कंसंट्रेशन अपॉन dt। ये इस अभिक्रिया की क्या हो गई, हमारे पास रस समीकरण मिति। अब यहाँ पर इसने अपन को दे रखा है कि y के विलुप्त होने की दर, x के विलुप्त होने की दर यानी माइनस डी x की कंसंट्रेशन अपॉन dt बराबर दे दिया उसने 10 की पावर -3 मोल मीटर इनवर्स समय। ये मान इसने अपन को दे रखा है और पूछ रहा है कि y के विलुप्त होने की दर क्या होगी। तो देखो इस संबंध से अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि x के विलुप्त होने की जो दर है y के विलुप्त होने की दर के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं माइनस डी y की कंसंट्रेशन अपॉन dt बराबर 10 की पावर -3
मोल लिटिल इनवर्स सम इनवर्स की। तो पहले जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर हमें मिल गया। उसके बाद में है कि जेड के बनने की दर क्या होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे देखो वाई के विलुप्त होने की दर और जेड के बनने की दर क्या है, एक दूसरे के रस समीकरण विधि से क्या मान सकते हैं, उसको अपन बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे यदि 1/2 डी जेड की कंसंट्रेशन अपॉन dt बराबर माइनस डी वाई की कंसंट्रेशन अपॉन dt। अब यहाँ पर आप लोगों को वाई की कंसंट्रेशन का मान दे रखा है उसमें और जेड का पूछता है, तो यहाँ पर वाई का मान रख देंगे अपन। वाई के मान है हमारे पास 10 की पावर -3 मोल लिटिल इनवर्स समय इनवर्स। तो यहाँ पर ये पूछ किसकी रहा है, जेड के विलुप्त होने की दर और जेड के बनने की दर पूछ रहा है। तो इस दो को हम इधर ले जाकर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी जेड की कंसंट्रेशन अपॉन dt बराबर 2 × 10 की पावर -3 मोल लिटिल इनवर्स समय। यानी ये हमारे पास मान आ गया जेड के बनने की दर क्या होगा। तो इस समीकरण के द्वारा या फिर तात्क्षणिक वेग की जो रस समीकरण नीति की जो समीकरण होती है उस समीकरण के द्वारा हम ये सवाल को सरल कर सकते हैं। इसी प्रकार देखो एक और हम सवाल ले सकते हैं यहाँ पर। कि जैसे क्वेश्चन आ जाए N2 + 3H2 = 2NH3, ये हमारे पास सभी के लिए। और पूछ ले कि N2 के विलुप्त होने की दर अमोनिया के बनने की दर से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर लिखते हैं N2 के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर NH3 के बनने की दर से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। तो इसका संबंध निकालने के लिए हमको सबसे पहले इस अभिक्रिया की रस समीकरण लिखनी है कि N2 + 3H2 2NH3। तो इसकी रस समीकरण लिखेंगे माइनस डी N2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt बराबर -1/3 डी H2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt बराबर 1/2 डी NH3 की कंसंट्रेशन अपॉन dt। ठीक है। अब देखो इसने पूछा है कि N2 के विलुप्त होने की दर अमोनिया के बनने की दर से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर लिख देंगे N2 के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर बराबर NH3 के बनने की दर, यानी माइनस डी N2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt बराबर 1/2 डी NH3 की कंसंट्रेशन अपॉन dt। तो यहाँ पर इस दो को हम इधर ले जाएंगे, दो को हम इधर ले जाएंगे, या फिर हम इतना भी करके छोड़ सकते हैं कि जितने समय में N2 का एक मोल विलुप्त होगा उतने समय में NH3 का आधा मोल हमें क्या हो जाएगा प्राप्त।
आधा मोल हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये नाइट्रोजन के मुक्त होने की जो दर है वो अमोनिया के बनने की दर से इस समीकरण के द्वारा संबंध स्थापित करती